तो स्वागत है आपका दीक्षा मैम के चैनल पे। मेरा नाम देवेश है और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और आई हैव 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी। और मुझे जो कंप्यूटर का बेसिक्स है वो थोड़ा ठीक ठाक तरीके से आता है। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी साइड से जो भी EMRS के स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ, क्योंकि टायर 1 का एग्ज़ाम हो गया है और मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी एप्लीकेशंस पे टायर 2 की तैयारियां करा रहे हैं और उसके लिए मोटे पैसे भी ले रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपनी साइड से फ्री में जो भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकूं और जो भी हम प्रैक्टिस कर सकें तो उसका हम ट्राई करेंगे। तो जैसे कि EMRS का अगर आपने PDF पढ़ा होगा तो उसमें काफ़ी वास्ट 6 पेज का सिलेबस दे रखा है कंप्यूटर के लिए। काफ़ी सारे के लिए इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, पर कंप्यूटर के लिए उन्होंने दे रखा है तो अब हमको उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है। और आई थिंक जो भी क्वेश्चंस हैं अगर हो सकता होगा तो मैं वो करा दूँगा। लोग एक दूसरे का चेक कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होगा कि सारों का चेक कर सकें। हाँ, अगर 10-20 लोग ही जुड़ रहे हैं या ऐसा कुछ है तो फिर ऑब्वियसली आई कैन चेक एंड गिव रिमार्क्स कि कहाँ पे और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हटाई जा सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक्स से, क्योंकि पहला जो यूनिट है या पहला जो सिलेबस में दे रखा है वो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड ही है। तो बेसिक्स तो वो आज ट्राई करेंगे हम ख़त्म करने का, एंड देन विल इवेंचुअली ग्रेजुअली मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसका श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट वहीं से करेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन है क्या। कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर हम सिंपल शब्दों में करें तो वही है कि एक मशीन है जो इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। बट उसको हमको, क्योंकि अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो रिटन में एंड वी हैव टू राइट थिंग्स, हम उसको और पॉश तरीके से लिखेंगे कि इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, और डेटा को हम बोलते हैं इनपुट। ये इनपुट है, ठीक है। अभी होता क्या है कि चाहो तो आप इसको कम से कम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ जितना आपको याद रहेगा, है ना। 100% बताएंगे तो 90% ही याद रहेगा, तो उतना आप उस एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, है ना। तो एक्सेप्ट डेटा और इनपुट इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एंड प्रोसेस इट, ठीक है। पहले तो प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब वो करेगा काम लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। एंड पेन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। उसके बाद भाई जनरेट करेगा आउटपुट। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज ही लिख सकते हैं, पर क्योंकि हमको रिपीट नहीं करना सेम वर्ड तो हम लिखेंगे दैट कैन बी रीडेबल टू दी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग लिख दो, यूजर लिख दो। तो इसको अब हमने थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख दिया। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, एंड डेटा को हम इनपुट भी बोलेंगे, एंड विच इज गोइंग टू इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड प्रोसेस इट इन द लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर विल प्रोसेस इट इन लो लेवल लैंग्वेज एंड जनरेट द आउटपुट दैट कैन बी रीडेबल टू द ह्यूमन बीइंग और यूजर। अभी दैट कैन बी रीडेबल टू ह्यूमन बीइंग यूजर को हम लिख सकते थे हाई लेवल लैंग्वेज, फिर से उसकी जगह हमने ये लिख दिया। और अगर आप इसको हिंदी में बात करना चाहते हैं तो हम वही बोलेंगे भाई ये एक विद्युत यंत्र है जिसमें हम कोई भी चीज़ें, कोई भी जो अभी इनपुट को तो क्या बोलते हैं यार, इनपुट या फिर कोई भी जो हम उसके अंदर जानकारी डालते हैं और वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती है। अभी हाई लेवल लैंग्वेज तो वैसे ही यूज़ होगा क्योंकि कंप्यूटर है, इस ऑब्वियसली हमने बनाया नहीं, इंडियन ने जिनने बनाया वो इंग्लिश में जो उन्हें टर्म्स दे रखी हैं, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, वो तो हमको वैसे ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और प्रोसेस एक लो लेवल लैंग्वेज एंड उसको हम वो ये बोलेंगे कि जो भी डेटा है उसको इनपुट आउटपुट को हाई लेवल लैंग्वेज में लेता है और उसको
उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस उसको करता है लोअर लेवल लैंग्वेज में, जो कि मशीन की अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज होती है, बाइनरी में होती है, जो सिर्फ एक लैंग्वेज मशीन समझता है, 0 और 1 की बाइनरी की। तो उसी लैंग्वेज में वो होती है, और वो ट्रांसलेट करता है यूजिंग द कंपाइलर, ट्रांसलेटर, असेंबलर। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके कारण वो ये सब ट्रांसलेट होता है, और फिर उसको जनरेट करता है उसके हिसाब से, जो भी उसको इनपुट मिला उसके हिसाब से, जो भी हमने सॉफ्टवेयर या जो भी चीज़ें यूज़ की हैं उसके हिसाब से जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो भी ऐसा होगा जो कि हम इंसान उसको पढ़ सकें। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा के बारे में। तो नेक्स्ट है डेटा। होता क्या है डेटा? सबको पता है कि डेटा होता क्या है, पर क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली चीज़ें आएंगी और हमको उसको वर्ड्स में, एक करेक्ट वे ऑफ वर्ड्स होता है उसमें हमको इसको लिखना है, इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेटा को हम बोलते हैं, देखो डेटा को हम बोलते हैं जो अभी पका हुआ नहीं है, जब वो पक जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होता है, ठीक है, उसका हम यूज़ कर रहे होते हैं, डेटा का यूज़ करते हैं लेकिन उसको हम प्रोसेस करते हैं पहले। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ रॉ अनप्रोसेस्ड। और होता क्या है? होते हैं फैक्ट्स, फिगर। और कंप्यूटर में इनको कौन यूज़ करता है? तो दैट कंपाइलर, दैट अ कंपाइलर कैन स्टोर एंड प्रोसेस इट। और एग्जाम्पल में हम इसके लिए लेंगे जैसे कि नंबर्स हो गए, ठीक है, ग्राफ्स हो गए, ग्राफ्स तो प्रोसेस हो गया, नंबर हो गए, टेक्स्ट हो गए, सिंबल्स हो गए। और ये डेटा तब तक ही कहलाएगा जब तक until it's not processed or organized, ठीक है, तब तक ये डेटा कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, सिंपल सिंपल सा बताया मैंने कि जो भी रॉ मटेरियल होता है, फैक्ट्स फिगर्स होते हैं जो कि हर जगह हमको मिलते हैं, प्रोसेस नहीं होते, उनकी कोई मतलब आपने सीखा होता है पर उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो डेटा है। जब आप उसका यूज़ करने लगोगे, उसको एक सही उसमें सीक्वेंस में और उसको प्रोसेस कर लोगे तो फिर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसलिए नेक्स्ट है कि इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस डेटा, उसी की बात हम कर रहे हैं ना, जैसे प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेड इन a way that is मीनिंगफुल। जो भी हमने लिखा है उसका कुछ मायना हो, तो ऐसे कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा है कि मीनिंगफुल प्रोसेस लिखने ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा गया है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एंड ऑल्सो, अब मीनिंगफुल तो है ही सही, और साथ में उसमें आप लिख सकते हो कि यूजफुल टू। इसका यूज़ हम यूजफुल बोले तो अगर आप यूजफुल वर्ड को ही और एलिब्रेट करोगे तो उसमें आप लिखोगे when data is analyzed and interpreted to support understanding and decision making, तब ये क्या बन जाती है? it becomes इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अभी हमने सीखी, कंप्यूटर क्या है, डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या होता है कि डेटा अनप्रोसेस्ड होता है, फैक्ट्स फिगर्स होते हैं जो कि हम स्टोर कर लेते हैं इसलिए कि हमको ये बाद में यूज़ करने होते हैं, इनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इनको हम प्रॉपर वे में रखते हैं, ठीक है, और उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। When data is analyzed and maybe interpreted to support the understanding and decision making, it becomes info. डिसीजन मेकिंग बोले तो कि भाई कौन फर्स्ट आया है, तो उसके लिए जो डेटा होगा, स्टूडेंट का आईडी, नेम, उसकी ये वो पर सब्जेक्ट मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स, और जो भी उसका परसेंटेज बना है, एंड उसकी क्लास डिटेल्स की, किस क्लास में, किस सेक्शन में, बेस्ड ऑन ऑल दोज इन्फॉर्मेशन
विल सेलेक्ट कि भाई फर्स्ट नंबर पे कौन आया है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और जब आप उसको अलग अलग मानेंगे कि ये एक बंदे का डेटा है, सिर्फ उसकी बात करेंगे तो वो एक डेटा है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी होगी तो वो एक इन्फॉर्मेशन है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो क्योंकि बात हो रही है सिस्टम की, सिस्टम इंक्लूड्स एवरीथिंग। जैसे एजुकेशन सिस्टम होता है वैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, सबसे पहले तो ये सब कुछ है, जितनी भी चीज़ें यूज होंगी, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सबसे पहले तो क्या हो गया, कंप्यूटर खुद, है ना। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स हार्डवेयर, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, ठीक है, दैट वर्क टुगेदर, जो साथ में काम करते हैं, कंप्यूटर खुद, उसके सॉफ्टवेयर, उसके हार्डवेयर, जो एक साथ काम करते हैं। इसलिए जो कंप्यूटर का काम है उसके लिए, किसके लिए क्या है काम, प्रोसेस इन्फो, डेटा, ठीक है, एंड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड डेटा एंड ऑब्टेन या फिर गिव आउटपुट, है ना। इट्स a combination of computer and its hardware and software that work together to process information and data and obtain and give output। सीधी सी बात है कि कंप्यूटर का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन लेता है और देता है, लेकिन उसके लिए उसको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो भी सॉफ्टवेयर की, जो भी हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की उसको प्रोसेस करने के लिए, हार्डवेयर की उसको इनपुट लेने के लिए और उसको आउटपुट देने के लिए, दोनों के लिए हार्डवेयर लगता है। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, उन सब कॉम्बिनेशन को ओवरऑल को हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें आता क्या क्या है, इसमें आता है सबसे पहले भाई सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के बाद आएगा इसमें मेमोरी, सीपीयू को मेमोरी की जरूरत तो पड़ेगी ना। अभी इसमें डेटा कहाँ से आएगा, तो आएगा इनपुट डिवाइसेस से, ठीक है। और जाएगा कैसे डेटा बाहर, तो जाएगा आउटपुट डिवाइसेस से, ठीक है। अब ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म को बोलेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओएस जैसे विंडोज हो गया, ठीक है, मैक हो गया, और यूनिक्स, उबुंटू, है ना, ये सारे ओएस हो गए। और क्या है इसके अलावा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जो भी उसी सॉफ्टवेयर की वजह से ही तो जो आउटपुट मिलेगा ना, जो भी प्रोसेस होगा, हर सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से डेटा प्रोसेस करेगा और हर सॉफ्टवेयर को अलग अलग टाइप का डेटा चाहिए होगा। तो ये हो गया सीधा कंप्यूटर सिस्टम। अभी कंप्यूटर सिस्टम जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं अभी लगा होगा वो, ठीक है, लेकिन यही एक एक टॉपिक बड़ा टॉपिक बन जाएगा। सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सीपीयू के बारे में पढ़ने के बाद उसमें हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या आता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एल्गोरिथम, ठीक है, यूनिट एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, और फिर उसके साथ फिर कैशे, रजिस्टर, उन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा जाएगा कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। मान लो आपने विंडोज़ पढ़ा तो फिर आप उसमें देखोगे कि विंडोज़ कहाँ से चालू हुआ, फिर एक्सपी कब आया, विस्टा कब आया, 95 कब आया, 7, 8, 9, 10, 11 ये कब आया, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैक के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। फिर उसके बाद आया सॉफ्टवेयर, तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, और अलग सॉफ्टवेयर एक्सेल के बारे में, पीपीटी के बारे में, ये जो बेसिक बेसिक आते हैं एग्जाम में उनके बारे में हम सीखेंगे। ये एक एक चीज़, सीपीयू, मेमोरी, इवन मेमोरी के बारे में कितनी टाइप की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, फिर उसमें मैग्नेटिक कौन सी है, कौन सी डिस्क वाली है, कौन सी क्या है, तो वो सारी चीज़ें हर एक, ये सीपीयू, मेमोरी, डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर, ये सारे बड़े बड़े टॉपिक बन जाएंगे और इसके बारे में हम डिटेल में, अभी हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है तो ऑब्वियसली हम उसके बाद पढ़ेंगे कि इतना क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर। उसको हम बोलेंगे वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, उसको हम बोल सकते हैं इसकी एडवांटेज क्या है, उसको हम बोल सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो ये सारे सेम ही है, मतलब इसको आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन में पूछोगे आपको वो लिखना वही है जो इस वाले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी जैसे एआई का माहौल चल रहा है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि इससे जॉब जाने वाली है,
और लोग उसका अपोज भी करते हैं। सेम ये उस टाइम पे भी हुआ था जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे आना, तो लोगों को लगता था कि इससे जॉब जाएंगी, पर आज के समय देखो एवरीवन हैविंग लैपटॉप और कंप्यूटर, उसके बिना काम करना काफ़ी मुश्किल है। हर ऑफिस में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, एवरीवेयर कितनी कंप्यूटर से जॉब निकली हैं, कितनी प्राइवेट कंपनीज, आईटी कंपनीज कंप्यूटर का यूज़ कर रही हैं और कितने लोग उसमें जॉब कर रहे हैं, है ना। इतनी तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर से आई हैं। और टेक्नोलॉजी एक वरदान भी होता है, कभी शाप भी होता है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट जैसा भी है, और हमको उसको सीख के आगे बढ़ना चाहिए। अभी एआई के समय तो हमें एआई भी सीखनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, व्हाई इट्स यूज और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले उसमें होगा कि भाई स्पीड देता है, कोई भी काम करता है फटाफट कर देता है, ठीक है। ह्यूमन उतना तेज काम नहीं कर सकते। कैलकुलेशन है, जो भी प्रोसेस है, जितना भी आपका स्प्रेडशीट में डेटा डला हुआ है वो सारा वो एक ही बार में एक फॉर्मूला लगाओ, सारा समझ आता है, उसका सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। तो इसके पास क्या है, स्पीड, है ना। लोग कहेंगे कि भाई हम भी स्पीड दे सकते हैं, तो क्या आप एक्यूरेसी भी दे सकते हो? तो दूसरा हो गया एक्यूरेसी, कि खाली स्पीड नहीं है भाई इसके पास है एक्यूरेसी, मतलब ये 99% काम सही करके देगा, है ना। ऐसी गारंटी कौन देता है आज के समय? कंप्यूटर देता था उस टाइम पे कि हम एक्यूरेसी भी देंगे, ठीक है। उसके बाद है डिलीजेंस। डिलीजेंस होता क्या है, लोग बोल रहे हैं कि भाई हम भी दे देंगे एक्यूरेसी, ठीक है, हम भी स्लो करेंगे थोड़ा, पर हम आपको काम पूरा करके देंगे। तो फिर बोलेंगे कि भाई आपने काम किया, फिर आप रोने लगोगे कि हम 9 घंटे करेंगे, हम 24 घंटे नहीं करेंगे। कंप्यूटर बोलता है कि भाई हम 24 घंटे करेंगे, इट वोंट गेट टायर्ड, ठीक है, ये टायर्ड नहीं होता, थकेगा नहीं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी लेते हैं अपन। स्पीड के लिए अपन अगर देखें तो जो हम अभी बात कर रहे हैं कि लाखों लोगों की सैलरी जनरेट कर सकता है, जनरेट सैलरी और आउटकम इन फ्यू टाइम, ठीक है, बहुत ही थोड़े से समय में जनरेट करके दे देगा, ठीक है। और 99% तो होता क्या है कि एक्यूरेसी के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आजकल जो भी रॉकेट साइंस है और साइंटिस्ट लोग हैं, उसको जब प्रिसीजन और एक्यूरेसी चाहिए होती है तो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही क्या बोलेंगे, डेसिमल्स में, मैथमेटिक्स में, ठीक है, और जब, ठीक है, और रॉकेट साइंस में, इन सब में प्रिसीजन और एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। डिलीजेंस का मतलब है कि ये भाई कभी टायर्ड नहीं होते। तो कंप्यूटर खाली पीसी और लैपटॉप नहीं है ना, कंप्यूटर तो हर एक वो मशीन है जो आपसे इनपुट ले रही है, आपको दे रही है। आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, एटीएम मशीन भी एक कंप्यूटर है। तो जो एटीएम मशीन है तो 24 घंटे चलती है ना, अगर वो गवर्नमेंट मोस्टली तो 24 घंटे चलती है ना, तो वो एक डिलीजेंस हो गया उसका कि वो टायर्ड नहीं होती, हाँ। और एटीएम के अलावा एटीएम हो गया, अपना ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। इवन जो अपना वेदर सिस्टम है ना, वेदर सिस्टम, उसमें भी वो 24 घंटे काम करता है ना। तो ये हो गया उसका डिलीजेंस। अब लोग बोलेंगे कि हाँ 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 ठीक है भाई, मान लिया हमने कि आपके पास स्पीड है, एक्यूरेसी है, आप थकते भी नहीं हो, ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा कि अगर आप एक ही चीज़ करते हो? तो कंप्यूटर कहता है नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, चौथा जो पॉइंट है वर्सेटैलिटी। ये क्या है, वर्सटाइल है, ये हर जगह हर तरीके की चीज़ों में यूज होता है। ये जो चीज़ें बात की हमने बैंकिंग में, ठीक है, वेदर वाले में, ठीक है, आपके उसमें आप एडिट भी कर सकते हो वीडियो, आप वॉच भी कर सकते हो वीडियो, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, एंटरटेनमेंट भी हो गया, ठीक है, बिजनेस भी हो गया, है, और गवर्नमेंट के काम भी आता है, जो गवर्नमेंट वर्क है उसमें भी होता है काम। आप गेम भी खेल सकते हो, आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। तो कंप्यूटर कहता है कि भाई हम हर एरिया में हैं, हमने अपनी छाप हर जगह छोड़ रखी है, वी आर वर्सटाइल इन नेचर। इसके अलावा भाई क्या बच गया, स्टोरेज की, we gave us huge amount of storage that can be used to save your data, है ना। और अब तो क्लाउड भी स्टोरेज आने लगी है, तो इस वो भी
एक हिसाब से कहीं तो वो सर्वर होगा ना जो कंप्यूटर पे रन हो रहा होगा, जो आपका डेटा सेव कर रहा है, तो है तो कंप्यूटर पे। कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ, वही के वही एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेव्ड, है ना, ये हो गया। इसके अलावा इतने ही मेरे ख्याल से 5 पॉइंट काफ़ी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो आपको एक कॉपी देंगे जिसमें आप सप्लीमेंट्री कॉपी बोलो सर एक और आप लिखते जाओ। एक बॉक्स होगा आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स टाइप का, उसके अंदर ही आपको लिखना होगा। तो 5 पॉइंट्स है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस मतलब भाई वही है कि इंसान नहीं है ना, इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली एआई है, लेकिन आपको भी पता है कि एआई इज ऑल्सो टेकिंग द ह्यूमन डेटा टू ट्रेन देमसेल्फ। सो इफ ह्यूमन डेटा कान बी गिविंग टू देम, अगर हम उनको ह्यूमन डेटा ना दें तो वो सही से ट्रेन नहीं होंगे, वो किसी भी तरीके से, पर ले वो हमारी ही जानकारी है। सो द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर वुड बी इट कांट थिंक ऑफ इटसेल्फ। इसकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, आर्टिफिशियल है, बनाई हुई है, खुद की नहीं है। तो ऐसा लिमिटेशन, इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट। तो अगर आप गार्बेज अंदर डालोगे तो आपको गार्बेज ही मिलेगा, वो है कंप्यूटर। ठीक है, अगर आप प्रोग्राम ना लिखोगे तो इट वॉन्ट हेल्प यू। अब हेल्प करने लगा है क्योंकि वो सीखा है किससे, हमारे ही लोगों से, ह्यूमन से, कोडर से। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प यू, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू। ये हो गया हमारा इसके प्रोज, ठीक है, और ये इसके कॉन्स। तो हमने इतनी ऑब्वियसली उसके कंप्यूटर के बारे में इतनी बड़ा बड़ा के बातें की हैं कि इसके पास ये है, इंटेलिजेंस है, एक्यूरेसी है, स्पीड है, वर्सेटिलिटी है ना। तो लोग पूछेंगे ना कि भाई ओहो हो इतनी बातें कर रहे हो, कहाँ यूज होते हो, तो उसको ये बोलते हैं कि कहाँ अप्लाई होते हो। तो अगर आप कहेंगे कि आप कहाँ अप्लाई होते हो तो हम उसकी एप्लीकेशन बताएंगे कि वहाँ वो भाई साहब कंप्यूटर कहाँ अप्लाई होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें एजुकेशन की। क्यों? क्योंकि भाई हम ये हमारा इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो सर जी एजुकेशन में यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है? क्योंकि जैसे जो आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं मेरी किसी की भी, तो वो सब कंप्यूटर की ही मदद से पॉसिबल हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग, ठीक है। और इसके अलावा ये तो फिर भी ठीक है, जो इंटरेक्टिव टूल हैं जिस पे आप बात करते हैं, KW, अनअकैडमी, जिस पे आप बात करते हैं टीचर से, वो सारे भी कंप्यूटर वाले ही हैं। आपका मोबाइल भी कंप्यूटर ही है। ये सबसे पहले हो गया एजुकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे जिसके लिए आजकल की NEP बातें कर रही है, बिजनेस की। पेरोल, लोगों का अकाउंट मैनेज करने में, पेरोल में, इन्वेंट्री, ठीक है, जो भी आपने इन्वेंट्री को क्या बोलेंगे, जो आपके वेयर हाउस में पड़ा है सामान, उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए, नहीं कोई चुरा ले जाए तो, है ना। कुछ सामान खराब हो रहा है, कितना सही है, वो सब शार्क टैंक्स में पूछते हैं ना वो कि भाई आपका क्या क्या है, ये बेटा क्या है, ये क्या है, तो वो सब कहाँ से मिलेगा? आपके पास जब कंप्यूटर में आपने सारा डेटा रखा होगा उसके बाद ही तो आप बता पाओगे, है ना, कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ और क्या है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं बिजनेस में, उसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है भाई साहब। उसके बाद साइंस में, है ना, आजकल की साइंस और अपनी जो रॉकेट साइंस है ना, उसके लिए बहुत ही कीन प्रिसीजन वाली डेटा चाहिए होती है। किस एंगल से छोड़ना चाहिए, कहाँ से छोड़ना चाहिए, या क्या कितना टेम्परेचर होना चाहिए, एवरीथिंग दैट इज़ गेटिंग मेजर्ड ऑन कंप्यूटर डिवाइसेस, है ना। जो उसमें लगा हुआ है सेंसर भी, है ना, वो भी तो डेटा दे रहा है ना, कुछ इनपुट ले रहा है वो टेम्परेचर को, और आपको आउटपुट दे रहा है भाई इतना टेम्परेचर हो गया है रॉकेट का, अब इसके बाद इसको ले जाना चाहिए, फिर बस्ट हो जाएगा ना। वो सब चीज़ें साइंस में यूज़ हो रही हैं। फिर इसके बाद हो गया सर बहुत ही ज़रूरी चीज़
कम्युनिकेशन, है ना, आपके जो ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप है ना, ये सब भी तो कंप्यूटर पे ही चलते हैं, ऐसा आप जी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मान लो, ये सब कुछ कंप्यूटर पे होता है। ये हो गया कम्युनिकेशन। तो हमारे पास क्या क्या हो गया? सबसे पहले हमने बात की एजुकेशन की, क्योंकि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये हमारे इसका बच्चों को पढ़ाने की एजुकेशन। उसके बाद हमने बात की जो एनईपी बात कर रहा है, जिसके बारे में बढ़ावा दे रहा है कि आप बड़े में नौकरी ना ढूंढें, आप बिजनेस करें साहब। तो दूसरा हो गया कि बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तीसरा है कि साइंस में यूज़ हो रहा है ना, rocket science and everywhere in scientific research, computers getting used. And after that, communication, email, WhatsApp, video conferencing, everything, all those things are getting done with the help of computer. उसके बाद सर हम बात करेंगे हेल्थ केयर की, कि हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। आजकल आप देख लो सर, जो भी इवन जो डिवाइसेज हैं हेल्थ केयर की, वो भी तो कंप्यूटर ही हैं, है ना। वो भी तो डेटा ले रही हैं और आपको दे रही हैं कि भाई इसका CTC में इसका इतना BP इतना ये आया है, ठीक है। आप ये दूसरी मशीन है, एक्सरे मशीन और वाई और गामा वाली मशीन जो भी है, तो वो सारा डेटा आपको दे रही है ना इनपुट लेके, वो सारी कंप्यूटर है। तो ये सब होगी हेल्थ केयर में। और इन जनरल भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है कि भाई पेशेंट का जो इन्फॉर्मेशन है, उसका क्या पोर्टफोलियो है, वो सारी चीज़ें भी होंगी कि भाई इसको कितनी बार बीमार हुआ, हर साल में इतने बार इसको ये हो जाता है, इसने ये गोलियाँ खाई हैं पहले। तो दोज थिंग्स आर ऑल्सो सेव्ड इन कंप्यूटर्स। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में, है ना, उनमें तो होते ही सेव। अब यहाँ भाई ना हो तो गवर्नमेंट भी भाई कंप्यूटर का भरपूर यूज कर रही है ना। तो टैक्स हम पे लग रहे हैं 18% प्लस 18% मिनिमम GST। तो उसका जो आकलन है वो भी कंप्यूटर पे ही होता है। जो आपकी जो पेटीएम जो है, जो दुनिया भर की चीज़ें बना रखी हैं आजकल, जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया, उसमें जो डिजिटल है वो तो कंप्यूटर की देन है ना सर। गवर्नमेंट भी यूज़ कर रहा है। बच क्या गया? बैंकिंग, जहाँ वो अपना पैसा रखेंगे, जहाँ से गवर्नमेंट टैक्स लेगी, वहाँ भी कंप्यूटर भर भर के यूज़ होगा। और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे कम यूज़ हो रही है, पर सर हमको ऑप्शन के लिए यूज़ करना है एग्रीकल्चर। आजकल जिनके पास बहुत पैसा है या जो बहुत ही अच्छे से एग्रीकल्चर के बारे में सीख गए हैं, नॉलेजबल हो गया, और जो उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं, दे आर यूजिंग कंप्यूटर डेटा, सॉइल का डेटा, ठीक है, क्रॉप का डेटा, ऑल दोज थिंग्स आर मैनेज बाय कंप्यूटर। तो ये हो गया भाई, इतना सारा काफ़ी सारे पॉइंट हो गए। आई थिंक इतने एप्लीकेशन में अगर हमने लिख दिए ना, तो हमको जितने नंबर का आएगा उतने नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने बात की एजुकेशन की, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, इंटरेक्टिव टूल्स, और जो भी है ये सारी चीज़ें हमको एजुकेशन के लिए आजकल जो यूज़ होती हैं वो सब होती है। आप अच्छे ट्यूटर से सीख सकते हैं। अब लिमिट नहीं रह गई है कि आपको अपने सिटी के, अपने स्कूल के टीचर से सीखना, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, अच्छा नॉलेज ले सकते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। बिजनेस है तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए बिजनेस को कंप्यूटर का यूज़ होता है। ऑलरेडी टॉक अबाउट ऑल दिस पॉइंट, एजुकेशन, बिजनेस, साइंस, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, और उसके अलावा क्या था सर, बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर। ये सारे पॉइंट हमने एप्लीकेशन में पढ़ लिए। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बोला कि ATM मशीन भी कंप्यूटर है, ठीक है। थर्मामीटर भी, जो हॉस्पिटल की डिवाइसेज हैं, मशीन है, वो भी कंप्यूटर है। तो फिर ऐसा नहीं हुआ कि यार सब कुछ ही कंप्यूटर है, तो ऑब्वियसली उनका क्लासिफिकेशन होगा कि यार कौन सा वाला कौन सा कंप्यूटर है, ऐसे उनके टाइप होंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट, वो है सर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले है बेस्ड ऑन, वो डेटा कैसे प्रोसेस करता है, बेस्ड ऑन हाउ दे प्रोसेस द डेटा, हमने उनको क्लासिफाई किया है, हाउ दे प्रोसेस डेटा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, हाउ दे प्रोसेस डेटा। वो इसके टाइप है, ए फॉर एनालॉग और बी फॉर डिजिटल और सी फॉर हाइब्रिड, दोनों का संगम,
ठीक है सर। तो एनालॉग डिजिटल और तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन का तरीका एनालॉग डिजिटल में अंतर करने का। जो एनालॉग होते हैं ना वो एक कंटिन्यूअस डेटा को वो करते हैं, ठीक है, मतलब वो बहुत ही सिंपल रहेंगे, बट देयर डेटा हैज टू बी कैलकुलेटेड कंटिन्यूअसली, उनको बोलते हैं हम एनालॉग। इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे ना तो वो एग्जाम्पल से ही आपको समझ आएगा। जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, वॉच हो गई, ऑडोमीटर हो गया, ये सारे क्या है डेटा चलता रहता ना उनका, वैसी वाली चीज जो है वो है ना। तो डिजिटल वाली वॉच भी आने लगी है, और डिजिटल का सिंपल सा फंडा है कि जो भी जीरोज और वंस में काम करते हैं, मतलब जिनमें बाइनरी डेटा होता है भाई, हम उसको फिर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करा लेते हैं और अपने हिसाब से करते हैं, बट दैट वर्क विद दी दैट वर्क विद दी डिस्क्रीट डेटा, उसको अपन बोलते हैं डिजिटल, और कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। आईटी कंपनी में हाइब्रिड में काम कराया जाता है ना, 2 दिन ऑफिस 4 दिन घर, वही है हाइब्रिड। बस इसका है कि घर और ऑफिस की जगह है एनालॉग प्लस डिजिटल, है ना। जो कंटिन्यूस भी चाहिए और हमको डिस्क्रीट डेटा भी चाहिए, देन वी यूज हाइब्रिड। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे सर जी, इसके एग्जांपल हो जाएंगे अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अपना बहुत ही सिंपल सा पेट्रोल पंप। इंडस्ट्री में कंट्रोल सिस्टम लगाए जाते हैं कि भाई इतना ही धुआं फेंकेंगे हम, भले ही ज़्यादा फेंकते हो, पर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, तो ये सब चीज़ें ना हो। ये हो गया भाई सबसे पहले कि वो प्रोसेस कैसे होता है उसके बेस पे। सेकेंड हम बात करेंगे कि उनकी साइज पे एंड परफॉर्मेंस पे, इसके बेस पे तो होना चाहिए ना कि आपको कौन सा लेवल चाहिए, छोटा वाला बड़ा वाला। तो इसमें है ए फॉर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, बी फॉर मिनी माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, सी फॉर मेन फ्रेम हो गया, मेन फ्रेम वो हो गया जो अपने साइंटिस्ट भैया लोग यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चाचा चौधरी, मतलब कि सुपर कंप्यूटर। तो मिनी में तो हमारे हो जाएंगे पीसी, लैपटॉप, है ना। उनका बोलने का ये है कि जो इंडिविजुअल के लिए यूज होते हैं, इंडिविजुअल के लिए वो ज़्यादा माइक्रो, एंड मिनी में आते हैं जो मिड साइज के हैं, जो बिजनेस में यूज होते हैं, मिड साइज यूज बिजनेस, ठीक है। ज़्यादातर ये स्मॉल ऑफिस या फिर स्कूल में यूज होते हैं। फिर आ गया मेन फ्रेम, जो कि सर ऑब्वियसली नहीं, तो लार्ज ऑफिसेज में यूज होते हैं। होता क्या है, मेन फ्रेम वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे डेटा बहुत ही वास्ट होता है, समझ रहे हो, बहुत भर भर के डेटा होगा, बहुत सारे सर्वर का यूज होगा, तो वहाँ पे मेन फ्रेम का यूज होता है कि सिस्टम डाउन ना हो जाए। बैकअप सिस्टम बने होते हैं कि अगर एक सिस्टम डाउन हो गया तो उसका बैकअप है, फिर उसका भी बैकअप है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डेटा लीक नहीं हो, डेटा शट डाउन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वो सारी चीज़ें जो होती है ना वो मेन फ्रेम से बनाते हैं। तो वो सब जो बड़ी बड़ी कंपनी में लार्ज उसमें यूज होता है, और बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर भाई और साइंटिफिक पर्पस, और जिसमें कैलकुलेशंस फास्ट भी होंगी, ठीक है, एक्यूरेट भी होंगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, एक्यूरेट भी होंगी, और उसको क्या बोलेंगे कि काफ़ी डीप तक, समझ लो ना, मतलब डेसिमल के 50 पॉइंट 1000 पॉइंट तक होंगे। तो जो सिमुलेशन वगैरह होते हैं ना, सिमुलेशन जो कि क्या करते हैं फॉर ऑल दोस थिंग्स को हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे या उसका न्यूक्लियर का सिमुलेशन करेंगे, है ना। जो वेदर फोरकास्टिंग होती है उसमें कि भाई कब सुनामी आ सकती है, वो सब चीज़ें पहले से कैलकुलेट करेंगे, हैं। और जो स्पेस के लिए यूज होता है, उन सब चीज़ों में सुपर कंप्यूटर सब यूज होते हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे दो हाउ ये प्रोसेस, कैसे प्रोसेस होते हैं, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, और साइज के हिसाब से माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर,
ठीक है। माइक्रो मिनी सुपर तो याद ही होगा, मेन फ्रेम ही है बीच में, वो याद रखना है कि एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड। तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो अब तक की हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं, ठीक है। तो जनरेशन का सिंपल सीधा सा फंडा है कि उसमें कैसे प्रोसेसर्स वगैरह लगे हैं और जो स्पीड है, जो स्पीड है कंप्यूटर की, या फिर जो मल्टीटास्किंग जो फीचर है, कितनी प्रोसेसर कितने सारे काम एक साथ कर सकता है वो, और कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो। तो इन सब चीज़ों पे डेवलपमेंट हुआ है और उसको ही हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की श्रेणी में डालते हैं। तो हमारे पास जो जनरेशन में है वो सबसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन था। तो फर्स्ट जनरेशन को अगर हम बोलें तो फर्स्ट जनरेशन अगर हम बोलें तो ये किसके द्वारा होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा, है ना। इसमें काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे और ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी होता था और वो टाइम भी लेता था, वोल्टेज भी ज़्यादा लेता था, है ना। और रीबूट वगैरह होने में भी काफ़ी टाइम लेता था। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एक तो वही है एनिएक, एक है यूनिवैक, ये दोनों फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। इसके बाद है सेकंड जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब के बाद आए थे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स की अगर मैं ट्राई करूँगा कि फोटो साइड में लगा दूँ तो ट्रांजिस्टर्स के एग्जाम्पल थे IBM वाले, थे IBM 1401 और 7090, ये भी IBM है, ठीक है। थर्ड जनरेशन में अगर देखें तो ट्रांजिस्टर्स के बाद आए थे, उनको बोलते थे हम इंटीग्रेटेड सर्किट। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी इंटीग्रेटेड सर्किट की, देखा जाए तो अभी भी एवॉल्व इंटीग्रेटेड सर्किट ही यूज़ हो रहे हैं। ऑब्वियसली इनसे स्मॉलर होंगे, इनसे कम एनर्जी यूज़ करेंगे और ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे। तो ये सब फीचर्स सारे में ही होंगे। जैसे जैसे बढ़ेंगे एनर्जी डाउन होगी, ठीक है। मल्टीटास्किंग बढ़ेगी, है ना, इंक्रीज होगी, ठीक है। मेमोरी ज़्यादा मिलेगी, है, ये सब फीचर्स होंगे ना। और इसमें क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट वाला जो है, इसमें से हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्टार्ट हो सही से, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुई और जो फोरट्रैन करके है, फोरट्रैन हो गई, कोबोल हो गई, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी जो कि लो लेवल लैंग्वेज में थी, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज वाली प्रोग्रामिंग नहीं है ये, सारा हर किसी से बनेगी नहीं, पर ये सारी स्टार्ट हुई। इसके बाद आया फोर्थ जनरेशन, जिसमें कि इंटीग्रेटेड सर्किट को ही थोड़ा सा और एडवांस किया गया और उनको बोला गया माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि भाई ऑब्वियसली तो इनकी साइज भी कम होगी, है ना, साइज कम होगी, एनर्जी हो गया, और एनर्जी बोले तो वोल्टेज है, फास्टर होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये सारे फीचर्स जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ये सारे। और इसके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही रहिए पीसी और ये लैपटॉप ये बनना चालू हुए, ठीक है। पीसी लैपटॉप बनना चालू हुए और अफोर्डेबल हुए, है ना। और ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अफोर्डेबल ही हो गया क्योंकि भाई थोड़ा सा कॉस्ट इनका कम हो गया, है ना। स्पेस ये कम लेने लगे तो फिर लोग उसको खरीदने लगे। फिर हमारे पास हैं और बाकी के जितने भी अपने ये मॉडर्न लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर हैं वो सारे। इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन में जो यूज़ होता है ULSI, और वैसे तो C भी लगा होता है उसमें। ये होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। एक्चुअली में ये है क्या कि भाई ये प्रोसेसर तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये भी समझेंगे विद द यूज ऑफ AI किसको देना है, और मल्टीटास्किंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी, मल्टी थ्रेड, है ना, कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, किसको वेट कराएंगे, और ये सब काम होते हैं तो ये AI करता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा और एडवांस हो गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जितने भी ये AI आजकल यूज हो रही है ना, जैसे कि
सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, अपने जो अपने एआई के रोबोट्स आ रहे हैं, क्या क्या नाम थे उनके, जो रोबोट्स आए थे विल स्मिथ के साथ थी ना वो एक लड़की रोबोट, वो सारे ये अल्ट्रा इंटीग्रेटेड सर्किट के एग्जाम्पल हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कंप्यूटर काम करता है, उसको ये बोलते कैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइज हो रहा है, कैसे उसका काम चल रहा है, कैसे वो प्रोसेस करता है, कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो डायग्राम से समझ लेते हैं अपन उसको। जो हो गई इनपुट, उससे पहले हो गया डेटा, और इसमें हो गया अपना इनपुट यूनिट, कोई भी जो इनपुट डालने के काम आ रही है ना, वहाँ से जाएगा डेटा। अब डेटा जाएगा तो किस में जाएगा, मेमोरी में, है ना। मेमोरी दो प्रकार की होगी, एक होगी प्राइमरी मेमोरी, है ना, और एक होगी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये दो टाइप की मेमोरी होगी। अब इसमें कुछ मेमोरीज वो भी हैं जो उल्टा ले लेते हैं इसको, है ना, इसको प्राइमरी बना लेते हैं और इसको बना लेते हैं सेकेंडरी, और अच्छा रहेगा। प्राइमरी मेमोरी में कुछ ऐसी होंगी जो सीपीयू के अंदर भी होंगी, जो कि जैसे रजिस्टर है और कैश है, ठीक है। तो उसके नीचे अपन बनाएंगे सीपीयू, क्योंकि ये सीपीयू से डेटा, मतलब ये सीपीयू इससे डेटा ले रहा होगा, है ना। सीपीयू में अब क्या होगा, एक तो होगा कंट्रोल यूनिट, जो कि ये सब डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा कहाँ आएगा, कहाँ पे जाएगा, कब हमको किस वाले इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो वो लेगा, है ना। एंड देन इट विल सेंड ऑल दो डेटा टू एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट को भेजेगा, इसको हमको क्या बोलते हैं, एएल, और ये टोटल मिला के क्या हो गया सीपीयू, मतलब ये कंट्रोल यूनिट, एल्गोरिथम यूनिट, और फिर इसके बाद ये हो गया सीपीयू, और फिर यहाँ पे आएगा आउटपुट यूनिट, है ना, ये हो गया आउटपुट यूनिट। अभी हो क्या रहा है, इनपुट यूनिट से जो कंट्रोल है वो आएगा, इनपुट यूनिट से कंट्रोल आएगा कंट्रोल यूनिट पे, है ना, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि कौन सी मेमोरी से हमें क्या डेटा चाहिए, और फिर कंट्रोल यूनिट से डेटा जो हुआ है कंट्रोल आएगा, बीच में तक भी आएगा। तो क्योंकि ये अगर ये डिसाइड करेगा कि हम कहाँ से डेटा आएगा, तो वो डेटा भी डिसाइड करेगा ना कि हमको जाना है कि नहीं, कौन सा पासवर्ड लगेगा, क्या है एनक्रिप्शन या जो भी है, तो कंट्रोल इसके पास आएगा। एंड देन सो अगर हम देखें तो ये हो गया, एक तो ये वाला हो गया डेटा फ्लो, जो भी हमने एरो लगाए हैं, और ये जो भी हमने डैश लगाया है वो क्या है, कंट्रोल फ्लो। तो ऐसा आप थोड़ा बनाओगे तो थोड़ा और एडवांस लगेगा, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें ये लिख सकते हैं कि भाई इनपुट यूनिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, कंट्रोल एल्गोरिथम, और आउटपुट यूनिट में क्या क्या आता है, ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद इसी में बता दिया है ना, कंट्रोल यूनिट में जैसे अपना ये हो गया माउस, कीबोर्ड पूरा लिख लो भाई, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और वेबकैम अभी जो एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो अगर इसको आप और डीप में बात करना चाहते हैं इनपुट यूनिट की, तो हम इसको लिखेंगे कि भाई ये जो भी जो इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनपुट यूनिट की बात कर रहे हैं। तो इनपुट यूनिट दैट विल कन्वर्ट डेटा, जो भी आप ये डेटा भेज रहे हो ना, ये वाला, दैट विल कन्वर्ट द डेटा इनटू बाइनरी। बाइनरी बोले तो 0 1, है ना, कन्वर्ट डेटा इन बाइनरी दैट विल बी अंडरस्टैंडेबल टू कंप्यूटर, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हो आप कि जो कंप्यूटर को समझ में आए वो लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज। उसमें अगर कन्वर्ट करें तो वो क्या होगी, इनपुट आउटपुट यूनिट, है ना। इसके बाद हम अगर बात करें कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट एल्गोरिथम कंट्रोल यूनिट करती क्या है, जो भी हमको कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, उस इंस्ट्रक्शन में कौन सी चीज़ आ रही, उस इंस्ट्रक्शन में लिखा, इंस्ट्रक्शन में जैसे मान लो लिखा है कि हमको ऐड करना है 2 + 3, ठीक है। तो ये जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास,
कंट्रोल यूनिट को बताया कि भाई ये जो ऐड वाला जो काम है ये करेगा ये, ठीक है। मान लो आप और अच्छे से लिख लोगे, ए और बी करेगा, है ना, ऐड ए और बी है। इसको बताया कि ऐड ए एंड बी कौन करेगा, एल्गोरिदम। लेकिन उसको पहले क्या पता होना चाहिए कि ए और बी है क्या। अब उसने देखा कि ए और बी जो है वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं है, वो सेकेंडरी मेमोरी में है। उसने सेकेंडरी मेमोरी से उसको प्राइमरी मेमोरी में बुलाया कि ए की वैल्यू क्या है, अभी हमको ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए। एक काम करो ज़रा, ए प्लस बी माइनस सी ले लो। तो उसने देखा कि भाई ए प्लस बी का हमको पहले ऐड करना है, तो उसने ए प्लस बी ऐड किया, ठीक है। अब उस वैल्यू को उसको स्टोर करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, क्योंकि उसको माइनस सी भी करना है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो उसको माइनस सी भी करना है। तो उसने क्या किया कि उसको ऐड किया। अब वो ऐड कहाँ होती हैं ये सब चीज़ें, जो इंस्ट्रक्शन और जो टेम्परेरी वैल्यूज़ हैं वो ऐड होती हैं रजिस्टर में। ये रजिस्टर एक मेमोरी टाइप का ही है, लेकिन है इसका सीपीयू का पार्ट। तो रजिस्टर में ऐड होगा कि है क्या, मान लो ये ए प्लस बी माइनस सी करना है हमको, ठीक है। तो उसने ए और बी की वैल्यू अपनी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाई कि भाई हमको ए और बी की वैल्यू चाहिए, उसको हमको ऐड करना है। उसने ए प्लस बी को ऐड किया, और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई हमको ए और बी को ऐड करना है, और ये सब ऐड होंगे क्या में, रजिस्टर में, कि ए इक्वल्स टू 3 और बी इक्वल्स टू 2 है, और इसको हमको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो ये सब रजिस्टर में ऐड हो गया। अभी क्या हुआ कि ए और बी को ऐड करना है, और हमको पता है कि इसके बाद हमको सी से माइनस करना है। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी 5, और ये जो टेम्परेरी वैल्यूज़ होती हैं इनको कैशे में ऐड करते हैं। कैशे भी एक प्रकार की क्या है, मेमोरी है, लेकिन है किसका पार्ट, सीपीयू का। तो कैशे में ऐड होंगी इसकी जो वैल्यू, और फिर वो माइनस हो जाएगी, फिर जो रिजल्ट है वो आउटपुट यूनिट में आएगा। अब आउटपुट यूनिट में जो रिजल्ट आएगा, तो जो इसने ये सब किया, ये इसने क्या ऐसे किया जैसे हम कर रहे हैं, इसने किया बाइनरी लैंग्वेज में, है। बाइनरी लैंग्वेज में जैसे 2 को लिखने के तरीके होते हैं। 2 को कैसे लिखते हैं भाई, 0 0 1 0 ऐसे कुछ लिखते हैं ना। अब ये सारे जीरो होंगे 8 में से, अगर बाइट में लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो 2 की पावर 1 इंटू 1 ऐसे करके होगा ना, तो ये हो गया 2। ऐसे लिखते हैं 0 0 0 इंटू 0 1, ये हो गया 2। ऐसे और 3 को लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा तो वो वैल्यू होगी। पर ये हो गया बाइनरी में, पर वो हमको समझ नहीं आएगी, तो वो उसको किससे कन्वर्ट करेगा, फिर बाइनरी से, जो हमारे समझने वाली लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज में। और फिर हमको आउटपुट देगा ये ए प्लस बी 5 हो गया, माइनस सी इक्वल्स टू 2 था जो उसने यहाँ से लिया, तो फिर आउटपुट आ गया 3। तो ऐसे करके ये पूरा काम करता है। इसको अगर हम और डीप में समझना चाहते हैं, तो एल्गोरिथम जो भी ये और एंड नॉर और जो भी ये ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे इसमें होते हैं, ठीक है। जो भी अर्थमेटिक नाम ही है ना उसका, अर्थमेटिक ऑपरेशन, वो सारी चीज़ें करता है। कंट्रोल यूनिट जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ जाएगा, मैनेजर का काम करता है कंट्रोल यूनिट। और इसके बाद आया हमारा रजिस्टर। तो रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा अपन सही से समझ लेते हैं। मान लो इतना कुछ डीप में पूछ लिया तो कम आएगा। तो रजिस्टर में 3 टाइप उसमें होता है, प्रोग्राम काउंटर, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, होल्ड दी एड्रेस, ठीक है, होल्ड दी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जो अगला इंस्ट्रक्शन होने वाला है उसके बारे में इसमें लिखा होता है रजिस्टर का, जो ये प्रोग्राम काउंटर है। अब प्रोग्राम काउंटर हो गया जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, पर अभी वाला इंस्ट्रक्शन भी तो कहीं होगा। दूसरा ये जो पार्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये होल्ड करता है करेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो करंट अभी का इंस्ट्रक्शन है इनको होल्ड करता है। और तीसरा है एक्यूमुलेटर, जिसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये होगा रजिस्टर के टाइप। और जो भी काम होते हैं वो 4 स्टेप में होते हैं। सबसे पहले तो कोई भी जो डेटा है या इंस्ट्रक्शन, उसको क्या किया जाएगा, फैच, उसको डिकोड किया जाएगा कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज में। जब वो डिकोड हो जाएगा और करने लायक होगा तो क्या होगा,
एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद जो उसका स्टेप है उसको बोलते हैं स्टोर। ये 4 स्टेप है, 1 2 3। कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये 4 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम बसेस। सिस्टम बस, ठीक है। तो होता क्या है सिस्टम बस, ये कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, ठीक है। वे टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। पार्ट्स की जगह आप और अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कंपोनेंट। कि जो सिस्टम बस क्या होती है कि जो एक तरीका होता है जिससे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना। तो 3 टाइप के होते हैं ये। सबसे पहले होता है डेटा बस, जिसमें कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि जैसे कि इनपुट। अब ये कंपोनेंट बता देता हूँ मैं कौन कौन से। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये जो इनपुट था ये आउटपुट यूनिट थी ये, ठीक है। मेमोरी हो गया और सीपीयू हो गया। मेन यही थे जो अभी हमने पढ़े हैं ना 4। तो इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा, सॉरी जो कोऑर्डिनेशन होगा, है ना, जो उसमें जो डेटा और इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो डेटा बस के थ्रू जाएगा। और ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, कि सीपीयू से मेमोरी भी जाएगा, मेमोरी से सीपीयू भी जाएगा, है ना। दूसरा हो गया एड्रेस बस, ठीक है। एड्रेस बस में क्या होगा, एड्रेस किसका, मेमोरी का। मान लो सीपीयू को एक बड़ा सा डेटा चाहिए तो उसका एक एड्रेस लाएगा भाई 0x000011 इस वाले एड्रेस पे मेमोरी के तो वो पड़ा हुआ है। और फोल्डर नाम है कि भाई इस वाले फोल्डर में अंदर से आपको ये वाली जो x.txt वाली फाइल आपको उठानी है। तो ये सीपीयू के लिए ये एड्रेस दे रखा है, वो वहाँ से फाइल रीड करने का, तो वो मेमोरी में इस वाले एड्रेस पे जाएगा और डेटा उठा लेगा, है ना। सीपीयू भी हो गया और इनपुट डिवाइस वगैरह जहाँ पे भी ये डेटा ज़रूरी होगा वहाँ पे जो एड्रेस है सिंपल सी बात है कि इसके अंदर होता है एड्रेस एंड दैट कैन बी लोकेटेड बाय सीपीयू इनपुट डिवाइस इनपुट यूनिट और एनीथिंग, और वो इस एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और टास्क। थर्ड जो इसका टाइप होता है डेटा बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, तीसरा हो गया सर कंट्रोल बस। हाँ जी, ये सर करता है ट्रांसफर कंट्रोल सिग्नल। अभी जो हमने लाइन्स बनाई थी ना डॉट वाली, बिटवीन इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट कंट्रोल एंड मेमोरी, तो ये उनको ट्रांसफ़र करता है कि कंट्रोल सिग्नल। जैसे कि सीपीयू वांट्स टू write something on पर्टिकुलर मेमोरी, है ना, पर्टिकुलर मेमोरी, तो सीपीयू क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा। और सिग्नल सेंड किसके थ्रू करेगा, कंट्रोल बस के थ्रू, है ना। सिग्नल सेंड करेगा मेमोरी को कि सर न्यू डेटा इज कमिंग, न्यू डेटा इज कमिंग एंड यू हैव टू मॉडिफाई एक्सेप्टेड। पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा या मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो भी एक्शन परफॉर्म होगा बेस्ड ऑन दैट वो नया डेटा राइट होगा उसमें, ठीक है। तो ये एक ट्रांसफ़र हो गया सिग्नल का। तो ये 3 टाइप के सिस्टम बसेज हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इनपुट डिवाइस के बारे में, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। इनपुट डिवाइसेस होती क्या है, तो जो यूज़र को हेल्प करती हैं टू, पहली बात तो ये होती क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस, है ना, जो कि हेल्प करती हैं। दीज आर दी हार्डवेयर डिवाइसेस दैट हेल्प यूज़र टू सेंड डेटा टू कंप्यूटर, ठीक है, सेंड डेटा, और इसको बोल सकते हैं क्या, कमांड टू कंप्यूटर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक स्कैनर, ये सारे एग्जाम्पल आपके आए भी होंगे ना।
और इनपुट डिवाइस ये शायद लोग बताते नहीं या फिर उसको ज़्यादा हैवी नहीं रखा जाता, मैं बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस कनेक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो आपको पता होगा, एक तो यूबीएस है, यूनिवर्सल सर्विस बस। इसके पहले था एक तरीका, उसको बोलते थे PS2, है ना। उसमें जो ऐसे वाले वो होते थे ना, उससे और कलर कोडेड होते थे, उससे कनेक्ट होती थी चीज़ें। और इसके अलावा है अपने पास ब्लूटूथ, है ना। ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होते हैं कीबोर्ड्स वगैरह, माउस वगैरह, है ना। और एक और तरीका आई थिंक इसको बोलते हैं वायरलेस रिसीवर। ये ब्लूटूथ अलग है और ये वायरलेस रिसीवर अलग है। इसमें यूएसबी केबल हम अपने लैपटॉप में लगा देते हैं, है ना। और उसके बाद जो कीबोर्ड है वो हमको कनेक्ट नहीं करना पड़ता, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। पर वो यूएसबी में एक रिसीवर लगता है ना। ये लगेगा रिसीवर आपका लैपटॉप में, तब जाके वो कनेक्ट होगा। माइक्स भी आते हैं जो हम मोबाइल में लगाते हैं, तो एक रिसीवर होता है, वो कनेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहीं पे आउटपुट डिवाइसेस, है ना। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर कंपोनेंट है ना। हार्डवेयर कंपोनेंट आउटपुट डिवाइस क्या करती हैं? ये भी एक टाइप की हार्डवेयर कंपोनेंट है जो प्रोड्यूस करते हैं और प्रेजेंट करते हैं रिजल्ट। ठीक है, किस चीज़ का रिजल्ट? जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर से जो प्रोसेस होके आया है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट प्रोड्यूस और प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ठीक है, अभी करता कैसे है? इन दी फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल टू दी यूज़र। ठीक है, तो जो लोगों के समझ में आए उस वे में रिड्यूस और प्रेजेंट करता है रिजल्ट कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद, उसको हम कहते हैं, मतलब उस कंपोनेंट को हम कहते हैं जो ये सब दिखा सकता है आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से सबको ही पता है, और सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है सर मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, और जो अभी MCQ में आया है वो प्लॉटर, ब्रेल रीडर, जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि होती है ना, उसके लिए ब्रेल रीडर। मॉनिटर के अगर हम टाइप की बात करें तो LCD होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसके भी फिर अलग अलग टाइप होते हैं, OLED, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इसको बोलते हैं OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और उसके पहले जो आती थी वो थी कैथोड रे ट्यूब, और उसके पहले आता था प्लाज्मा, जो कि उसके पहले आता था प्लाज्मा। ये सारे हो गए। फिर प्रिंटर के भी टाइप होते हैं। प्रिंटर के जो टाइप हैं, एक तो हो गया इम्पैक्ट वाला, ठीक है, एक हो गया नॉन इम्पैक्ट वाला। ठीक है, इम्पैक्ट में थे कैरेक्टर वाले, है ना, लाइन वाले, है ना, बोलते थे हम लाइन पॉइंटर। कैरेक्टर में था डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। तो इम्पैक्ट में था डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और लाइन में वैसे आपने ज़्यादा सुने नहीं होंगे, पर होता है चेन प्रिंटर और ड्रम, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। और ये जो इसमें है इंकजेट, लेजर, थर्मल, LED, ये सारे नॉन इम्पैक्ट वाले होते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, स्पीकर। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं स्पीकर भी, अगर आप देखो तो हेडफोन वाले भी होते हैं, एक्सटेंडेड वाले भी होते हैं, और लैपटॉप स्पीकर भी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो स्टोरेज डिवाइसेस को हम सबसे पहले तो कैटेगराइज करेंगे प्राइमरी मेमोरी में। सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे इसको प्राइमरी मेमोरी में, और दूसरा होगा ये सेकेंडरी मेमोरी, और इधर हो गया ये टर्शरी मेमोरी, है ना।
प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप के होंगे सर, एक तो होंगे वोलाटाइल, एक होंगे नॉन वोलाटाइल, है ना। वोलाटाइल में होंगे अपने पास रैम और कैशे, है ना। नॉन वोलाटाइल में होगा रोम। रैम के आपके पास दो टाइप हैं, डी रैम और एस रैम, ठीक है। और रोम के पास है अपने पास पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। ये हो गए नॉन वोलेटाइल ये, ठीक है। अभी हम सेकेंडरी की बात कर लें। सेकेंडरी में सबसे पहले देख लेते हैं हम मैग्नेटिक वाले, है ना। मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज में हो गया एक तो एच डी डी जो हो गया हार्ड ड्राइव डिस्क, और एच डी डी के अलावा क्या हो गया मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, टेप। ये हो गए मैग्नेटिक स्टोरेज। सेकेंड हो गया ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में आएगा अपने पास डीवीडी, सीडी और ब्लू रे, ठीक है। तीसरा इसमें आपके पास आएगा मैग्नेटिक हो गया, ऑप्टिकल हो गया और फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी है ना, फ्लैश मेमोरी में आपके पास आएगा में हो गया एचडीडी, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। और इसके अलावा हो गया फ्लैश से फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव को हम क्या बोलते हैं पेन ड्राइव। और इसके अलावा क्या हो गया एसडी कार्ड, ठीक है। और टर्सरी मेमोरी में क्या हो गया क्लाउड स्टोरेज, सर, ठीक है। तो अगर आप देखो तो सारा कुछ मैंने लिख दिया है इसमें। स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी हो गई, इसमें प्राइमरी को हमने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो रैम और कैश हो गए। रैम के भी अगर आप टाइप देखो तो डी रैम है और एस रैम है। डी रैम और नॉन नॉन वोलेटाइल में रोम है, जो पी रोम है, ई पी रोम है और ई पी रोम है, ठीक है। इनके फुल फॉर्म इसका मैं बता देता हूँ, इससे आप समझ आएगा। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ये क्या हो गया इरेजेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या हो गया प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। इसी के साथ हम एक और चीज़ देखेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज हायरार्की, ठीक है। तो स्टोरेज हायरार्की का सिंपल सा फंडा है कि ये फास्टेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, है ना, टू स्लोएस्ट प्लस लार्जेस्ट, ये इसका वो होता है, ये ऐसे मूव करती है। तो अगर आप देखो सबसे पहले होता है रजिस्टर, क्योंकि ये सबसे फास्ट होगी, क्योंकि इसमें जो डेटा यूज़ हो रहा है वो सारा ये रजिस्टर में होता है, रजिस्टर मेमोरी में। फिर उसके बाद आता है कैशे, कि जो यूज़ होएगा, आई मीन जो मीडियोकर वाला रिजल्ट है ना, और जो आगे यूज़ होगा वो सारा कैश में आएगा, है ना। फिर उसके बाद आएगी प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम, और उसके बाद आएगी सेकेंडरी मेमोरी जैसे एच डी डी। तो ये उनका सीक्वेंस है कि ये फास्टेस्ट होगी, है ना। तो ये फास्टेस्ट डिक्रीज होगा और ये स्मॉलेस्ट इंक्रीज होगा। तो ये धीरे धीरे और स्लो होती जाएगी और इसकी साइज बढ़ती जाएगी। इसके बाद हम बढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है सर, हार्डवेयर होता है फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ठीक है, मॉनिटर,
ये जितने भी हैं सारे फिजिकल कंपोनेंट जो आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जिनकी आप हेल्प से टास्क करते हो, वो सारे हो गए हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हो गए, इट कंसिस्ट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम दैट टेल हार्डवेयर व्हाट टू डू। ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो हार्डवेयर को बताता है कि करना क्या है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि ओएस बोलते हैं जिसको अपन, जिस पे बाकी सॉफ्टवेयर काम करते हैं। इट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर का काम है, एंड अदर सॉफ्टवेयर विच रन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। टाइप इसके अगर आप तीनों लिखना चाहें तो सारे ले सकते हैं। सबसे पहले हम जिसकी ज़्यादा बातें करते हैं वो है विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अगर MS विंडोज़ लिखा है इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए कि MS विंडोज़ लिखा है, ऑप्शन आया था ना ये एग्जाम में। दूसरा है मैक OS, ठीक है, और तीसरा है अपना यूनिक्स का, जैसे एग्जाम्पल हो गया उसका उबुंटू, जो सबसे ज़्यादा सुना हुआ आपने। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये कोई स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए होता है, वो स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र। ये एक प्लेटफॉर्म देता है, मतलब जो ये प्लेटफॉर्म देता है बाकी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म देता है कोई स्पेसिफिक टास्क। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो वर्ड। वर्ड में भी आप लिख दो भाई पहले MS वर्ड, लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। MS वर्ड और जितने भी हैं PPT, एक्सेल, स्प्रेडशीट, वो सारे। अभी सॉफ्टवेयर को अपन है ना, अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चाहें तो बहुत अलग अलग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसके, इसको कैटेगराइज करके। तो ये डॉक्यूमेंट के लिए हो गया ये है ना MS वर्ड। और वेब ब्राउज़र में आप अगर लिखना चाहें, वेब ब्राउज़र में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो आप लिखेंगे उसमें क्रोम। अगर आप एजुकेशन में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कोर्सेरा, है ना। ऐसे हेल्थ केयर के भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और बिजनेस में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे सेल्स फोर्स, है ना। अगर आप एडिटिंग वगैरह या इन सब चीज़ों के लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे कैनवा, क्योंकि ये सारे क्या हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। अब वो स्पेसिफिक में वाले वो काफ़ी सारे टास्क हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द होल वेन डायग्राम बना दिया। इसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये होते तो यही है सिस्टम सॉफ्टवेयर, पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते, ये पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड बोलेंगे अपन इसको, बेटर वर्ड है स्पेशलाइज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनका काम क्या होता है? टू हेल्प सिस्टम, ये सिस्टम की हेल्प करने के लिए होते हैं सर, हाँ, इवेंचुअली आपकी हेल्प करने हैं, बट ओवरऑल दे हेल्प द सिस्टम टू परफॉर्म बेटर, है ना, बेटर परफॉर्म करने के लिए और सिक्योरिटी देने के लिए, है ना। सिक्योरिटी कैसे जो मैलवेयर हैं, वायरस हैं, इन सबको बचाने के लिए तो यूज़ होते हैं। क्या है इसके एग्जाम्पल? एंटीवायरस, डिस्क यूटिलिटी टूल, ठीक है। और ये बैकअप वाले जो होते हैं, जो आपको दिखते नहीं है बैकअप वाले, वो सारे ये सब होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना सर। तो अब तक हमने इतना सारा जो मैं भी इसमें एक आपको प्रिंट लगा देता हूँ सामने, उस पर आप देख सकते हो कि अब तक हमने क्या क्या कवर किया है। इसके अलावा भी मुझे और चीज़ें कवर करनी थी, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल, हाई लेवल, और कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स। और उसके अलावा फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं नंबर सिस्टम की, कैसे KB, MB, GB, ये योटा, जेटा, ये सारी चीज़ें कहाँ तक हैं। एंड उसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे जो डेसिमल है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टाडेसिमल क्या होता है। ये सारी चीज़ें भी मुझे डिस्कस करनी थी इस वीडियो में, पर मेरे को लगता है कि ये वैसे भी काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे छोटे छोटे चंक्स बना लिए हैं। अभी इनको ज्वाइन करना है एडिटिंग से, तो अभी मैं मेरे ख्याल से इतना ही डालूँगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं
बेस्ड ऑन की फ़ीडबैक अगर लोगों को चाहिए होगा तो ही उस पे थोड़ा-सा और एफ़र्ट डाल के और वीडियोज़ बनाएँगे, नहीं तो फिर इसको यहीं वो कर देंगे, क्योंकि obviously everyone is busy and if it is not useful for anyone then why to make it. But anyway, I think if you guys have any issue और आपको कोई फीडबैक देना है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ये चैनल ऑब्वियसली दीक्षा मैम का है और वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, पर मेरे को लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं थोड़ा सा जो हमारा इसकी, क्योंकि बाकी सारे लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे सर्च करके लोग फ्री में नहीं बता रहे हैं टायर 2 का, तो मैं सोचा कि मैं अपने साइड से थोड़ा सा एफर्ट डाल के जो भी बता सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ। और जो भी मैं बता रहा हूँ ये सिलेबस बेस्ड है, जो आपकी EMRS का PDF सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर कर दूँगा मैं और उनको डिटेल में करेंगे। और रही बात आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, तो फिर जैसे ये फर्स्ट टॉपिक है जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स एंड उसके नंबर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जब ये सारे का ख़त्म हो जाएंगे तो जो ऑफिशियल्स क्वेश्चंस हैं जो NCERTs में और जो गाइड्स में दे रखे हैं वो हम थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे कवर करने का। मेरे को लगता नहीं है कि मैं सारे, अगर बहुत सारे आ जाएंगे तो मैं उनको चेक कर पाऊँगा, और इवेंचुअली पीपल वॉन्ट बी एबल टू राइट इट इन दी कमेंट सेक्शन, है ना। कमेंट सेक्शन में लिखना तो मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए देखेंगे कोई अगर तरीका होगा तो, क्योंकि हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आई मीन माई सिस्टर है यूट्यूब टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग और पेजेस वगैरह जो भी आपने लिख रखे हैं, एंड सब एक दूसरे का चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें ये लिख सकते हैं, इसमें ये लिखते हैं। मेरे ख्याल से जो आंसर लिखना होगा ऑब्वियसली इट विल बी नीड टू बी रिटन इन दी टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स दिया सा आएगा मेरे ख्याल से, जो हमारा सीट है उसके पीछे जो ऐसे पेज पलटाओगे आप और क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे बॉक्स दिया होगा और बॉक्स के अंदर में आप लोग को लिखना होगा। तो एक बहुत ही कंसाइज वे में छोटे छोटे वर्ड्स में, है ना, आपके लेटर्स थोड़े छोटे बना के वैसा करके आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो मुझे लगता है। अब मुझे भी ऐसा आई डोंट नो, आई हैव टोटल आइडिया तो मेरे पास नहीं है, बस इन जनरल सेंस मेरे को लगा कि ऐसा हो सकता है तो मैंने वो बता दिया। और इसके अलावा आपको कुछ लगे तो प्लीज़ राइट डाउन इन द बिलो कमेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच।